नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काफ़ी दिनों से कोई पढ़ाई का वीडियो डाल नहीं पाया था क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था। तो कमेंट आ रहे थे कि सर टॉपिक करवाइए, भारत की नदियाँ करवाइए। तो वैसे इंडियन ज्योग्राफी को टॉपिक मैंने करवा रखे हैं, लेकिन भारत की नदियाँ विशाल टॉपिक है। तो मैं आपको जो मुख्य तथ्य बताऊंगा, मुख्य फैक्ट जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और पुराने पेपरों के प्रश्न इसके अंदर इंक्लूड मैं करूंगा। तो हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ विथ मैप्स और विथ नोट्स में दोनों आपको बताऊंगा। तो हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ यानी भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र क्या होता है? जैसे कोई नदी है, ये नदी है, इसकी कोई सहायक नदी ये मिली, कोई सहायक नदी ये मिली, ये मिली, ये मिली, तो इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। क्या बोलते हैं? अपवाह तंत्र। तो भारत का अपवाह तंत्र को हम दो भाग में बांटते हैं। भारत के अपवाह तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। पहला हिमालय का अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय का अपवाह तंत्र जैसे ये ऊपर वाला भाग है भारत का, माना ये ऊपर वाला हिस्सा, तो अब हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ का अपवाह तंत्र। ठीक है, इसमें तीन नदियां मुख्य आएंगी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। एक नदी यहां से निकलेगी सिंधु, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र, तीन नदियां आएंगी। तो ये हिमालय का अपवाह तंत्र है। ठीक है, एक दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय ये वाला नीचे वाला क्षेत्र। तो इसमें एक तो अरब सागर इधर तो हो गया, अरब सागर इधर हो गया, बंगाल की खाड़ी, तो कुछ नदियां अरब सागर में गिरेंगी और कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। इसे हम बोल लेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र दो भागों में बांटते हैं, अरब सागर में गिरने वाली और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं? लूणी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। और बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। रिपीट कहते हैं, देखिए भारत का अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, पहला हिमालय का अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय के अपवाह तंत्र में तीन नदियां मुख्य है। कौन सी? तीन नदी तंत्र, तीन, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। हिमालय अपवाह तंत्र तीन नदियां बहती है मुख्यतः, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र। जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में दो है, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली। अरब सागर में गिरती हैं लूणी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, लूणी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। और जबकि बंगाल खाड़ी में गिरती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्ववर्ती नदी, आता छोटा प्रश्न बहुत बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से पूर्ववर्ती नदी कौन सी? पूर्ववर्ती यानी पहले, जो हिमालय के पहले से भी थी, हिमालय ऊपर उठता गया और नदियां बीच में से गार्ज बना के निकलने लगी। तो हिमालय से पहले भी जो उपस्थित थी, यानी हिमालय की उत्तर से निकलने वाली नदियां, जो हिमालय के उत्तर से नदियां निकलती हैं, हिमालय के पार से निकलने वाली नदियां तीन हैं। कौन कौन सी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदियां तीन है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी, बोलो, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदियां जो हिमालय से पहले भी थी, हिमालय के पार से निकलने वाली नदियां, यानी हिमालय के उत्तर दिशा से निकलने वाली नदियां, उत्तर दिशा वहां से निकलने वाली नदियां तीन है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियां। ठीक है, अब देखिए विशेष लगा लिखना, भारत के कुल अपवाह क्षेत्र का 77%, 77% बंगाली खाड़ी में, यानी 77% नदियां तो बंगाली खाड़ी में गिरती हैं और 23% नदियां अरब सागर में गिरती हैं। भारत के कुल अपवाह क्षेत्र, कुल टोटल जितनी नदियां, कोई तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, कोई अरब सागर, बंगाल खाड़ी इधर है, अरब सागर इधर है, तो बंगाल की खाड़ी में का अपवाह क्षेत्र है, कुल अपवाह क्षेत्र का 77%, यानी 77%। कितना? 77%। जबकि अरब सागर का 23%। एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गया। सो मैं 77 निकालू, 23 बचे। तो भारत के कुल अपवाह क्षेत्र का बंगाल की खाड़ी में अपवाह क्षेत्र है 77%, जबकि अरब सागर में है 23%। तो 77% नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और 23% नदियां अरब सागर में गिरती हैं। क्लियर है? विशेष लगा के लिखना, भारत के अपवाह तंत्र को अलग करने वाली नदी कौन सी है? बहुत प्रश्न पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि निम्न में से कौन सी नदी भारत के अपवाह क्षेत्र अलग करती है। भारत का अपवाह क्षेत्र एक तो ऊपर वाला हो गया हिमालय का अपवाह तंत्र, मैंने बताया ना इसे, ये देखो ये ऊपर वाला क्षेत्र, तो ये हिमालय का अपवाह क्षेत्र, एक प्रायद्वीपीय भारत। तो इन दोनों को अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा। नर्मदा नदी हिमालय, दोनों अपवाह तंत्र को अलग करती है। तो भारत के अपवाह तंत्र को अलग करने वाली नदी है नर्मदा। और भी एक प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश है नीचे वाले, पठारी प्रदेश नीचे वाले, तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में कौन सी नदी बांटती? तो भी नर्मदा नदी बांटती। कौन सी? नर्मदा नदी बांटती है। क्लियर है? अब दो शब्द आएंगे बहुत बार कि ये निम्न नदी एस्चुरिया, जवाहर नद मुख बनाती है या फिर डेल्टा बनाती है। दो चीजें बनेंगी, या तो एस्चुरी बनेगी, एस्चुरी का हिंदी नाम है जवाहर नद मुख, या फिर डेल्टा बनाएगी। तो कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है और कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, बहुत आप पूछ लिया जाए। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एस्चुरी यानी जवाहर नद मुख, हिंदी में क्या बोलते हैं? जवाहर नद मुख, एस्चुरी। सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का क्षेत्र, जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, वहां पे एस्चुरी या जवाहर नद मुख का निर्माण होता है। समझने की कोशिश कीजिए, सागर तट पर स्थित, जो सागर का किनारा होता है, जैसे किनारा माने ये सागर है, कोई ये सागर है, ये सागर किनारा,
तो सागर तट पर स्थित आधाबंद खारे पानी का क्षेत्र, सागर क्या होता है? खारा होता है। खारे पानी का क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी, कोई नदी बेके ही, नदी का ताजा पानी यहां पे मिलेगा, तो यहाँ पे किसका निर्माण होगा? एस्चुरी या जवारनद मुख का। तो सागर तट पर स्थित आधाबंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी मिलता है, समुद्र खारे पानी से मिलता है, वहां पर एस्चुरी या जवारनद मुख का निर्माण होता है। क्लियर है? कौन कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी एस्चुरी बनाती है। 3 नदियां बनाती है मुख्यतः, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी एस्चुरी या जवारनद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी एस्चुरी या जवारनद मुख का निर्माण करती है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और मांडवी नदी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी एस्चुरी या जवारनद मुख का निर्माण करती हैं। ठीक है, दूसरा शब्द आता है डेल्टा। दूसरा शब्द क्या है? डेल्टा। देखिए, नदी जहां महासागर से मिलती है, नदी गिरी, नदी बहती हुई आई और आके महासागर में गिर गई। ठीक है, तो नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। इस त्रिभुजाकार क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। नया समझ में समझिए, नदी आई, नदी बहते हुए आई, नदी बहते आ रही है, ऊपर से हिमालय से बहते हुए आई नदी। ठीक है, बहुत सारा कंकड़ पत्थर, मिट्टी पत्थर साथ में बाती ली नदी, मात ली, ऐसे आई, फिर महासागर में एकदम से नदी नीचे गिरी, तो नदी गिरी तो बहुत धुआं धुआं हो जाता है और त्रिभुजाकार क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार से एक क्षेत्र बन जाता है, इस प्रकार से, इस प्रकार यानी इस प्रकार का त्रिभुजाकार क्षेत्र। त्रिभुजाकार क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा बोलते हैं। तो प्रश्न पूछ ले, डेल्टा किस आकार का होता है? तो डेल्टा त्रिभुजाकार आकार का होता है। यानी कूड़ा कक्कड़ बहुत सारी चीजें लेंगे, कंकड़ पत्थर, तो सभी एक साथ गिरेंगे, बहाव के साथ, तेज बहाव, ढलान के साथ एक साथ गिरेंगे, तो त्रिभुजाकार क्षेत्र बन जाएगा, धुएं धुएं होगा वहां पे, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। रिपीट करते हैं, डेल्टा। देखिए, नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। बता दिया मैंने। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को क्या बोलते हैं? डेल्टा कहते हैं। डेल्टा प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। जो डेल्टा निर्माण करते हैं वहां पे मिट्टी कैसी हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। कौन कौन सी नदी बनाती है? जैसे गंगा नदी बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर बनता है, बताऊंगा मैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। कौन कौन सी नदी? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा बनाती है। पूरा रिपीट करते हैं। देखिए, भारत का उपवास क्षेत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए, हिमालय का अपतंत्र एक है प्रायद्वीपीय अपतंत्र। हिमालय के अपतंत्र में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी है, और जबकि प्रायद्वीपीय अपतंत्र 2 भागों में, अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल खाड़ी में गिरने वाली। अरब सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं? लूणी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। जबकि बंगाली खाड़ी में गिरती है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, पूर्ववर्ती नदियां जो हिमालय से पहले भी थी, हिमालय के पार से निकलने वाली नदियां या हिमालय के उत्तर से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, भारत के कुल अपवाह क्षेत्र का 77% है, 77% नदियां बंगाली खाड़ी में गिरती हैं तथा 23% नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, विशेष लगा लिखना, भारत के अपवाह तंत्र को अलग करने वाली नदी, ऊपर वाली हिमालय को अलग, प्रायद्वीपीय को अलग, अलग कौन सी नदी कहती है? नर्मदा। कौन सी नदी कहती है? नर्मदा नदी करती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को 2 भागों में बांटती, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती? तो भी नर्मदा नदी बांटती है। ठीक है, देखिए, एस्चुरी या जवारनद मुख, सागर तट पर स्थित आधाबंद खारे पानी का क्षेत्र जहां नदियों का ताजा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, वहां पर एस्चुरी या जवारनद मुख का निर्माण होता है। कौन कौन सी नदियां बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी एस्चुरी बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, डेल्टा, नदी जहां महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बढ़ जाती है। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र, कैसा क्षेत्र? त्रिभुजाकार, 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 त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। और डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है भारत में? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम सिंधु नदी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, पहले मैंने मैप बता दिया, मैप के आधार पर हम समझेंगे कि कहां से उद्गम होता है, कहां निकलती, कहां पर मिलती है, कौन कौन से दर्रे वगैरह प्रवेश करती है, क्या नाम है, वो हम पढ़ेंगे बेसिक से। फिर एक एक नदी, सहायक नदियां के बारे में मैं पूरे नोट्स आपको लिखा दूंगा। सिंधु नदी इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट विद विस्तार करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बार प्रश्न नहीं आएगा और इससे बार आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ओके, आप पुराने प्रश्न उठा के देख लेना, पता लग जाएगा। देखिए, यह है पहली सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु की 5 सहायक नदियां, कितनी? 5 सहायक नदियां। सिंधु की 5 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बता रहा हूं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, 5 सिंधु की सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास,
सतलज। ठीक है, अब बात करें पहले सिंधु नदी पढ़ते हैं। सिंधु नदी मुख्य है और सिंधु की बाकी 5 सहायक नदियां। तो पहले सिंधु नदी हम कवर करेंगे। देखिए सिंधु नदी, ये कौन सी नदी दिख रही है, इसको देखिए आप ध्यान से, ये कौन सी नदी दिख रही है, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। ठीक है, यहां से उद्गम स्थान कहां से निकलती है, तो सिंधु नदी मानसरोवर झील है कहां पर, तिब्बत। तिब्बत अब कोई देश नहीं है, तिब्बत अब चाइना के अंडर में यानी चीन का ही भाग है। ठीक है, तो मानसरोवर झील जो तिब्बत के अंदर पड़ती है, बोखर चू हिमनद, क्या नाम है स्थान का नाम, बोखर चू हिमनद। बोखर चू हिमनद स्थान से इसका उद्गम होता है, कौन सी नदी का, सिंधु नदी का। कहां से, मानसरोवर झील तिब्बत के अंदर, बोखर चू हिमनद, बोखर चू हिमनद, बोखर चू हिमनद स्थान से सिंधु नदी का उद्गम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। तो मानसरोवर झील तिब्बत से कौन सी नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का। कहां से, बोखर चू हिमनद नामक स्थान से। ठीक है, लेकिन सिंधु नदी का तिब्बत के अंदर यानी चाइना के अंदर नाम क्या है, इसका नाम है सिंगी खंबान नदी। सिंगी खंबान नदी या शेरमुख नदी, क्या नाम है तिब्बत के अंदर इसका, सिंधु नदी का सिंगी खंबान नदी या शेरमुख नदी। सिंगी खंबान नदी या शेरमुख नदी से तिब्बत वाले क्षेत्र में बोला जाता है सिंधु नदी को सिंगी खंबान नदी या शेरमुख नदी। ठीक है, सिंधु नदी आई आगे बहती हुई आई। देखिए सिंधु नदी 3 देशों में बहती है, बेसिक ध्यान रखना, पहले चाइना, चीन, फिर भारत, फिर पाकिस्तान। चीन, भारत, पाकिस्तान और मुख्यतः ये पाकिस्तानी प्रमुख नदी है सिंधु, है ना। भारत में इतनी नहीं बहती, चीन में इतनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी प्रमुख नदी है। तो चाइना में उद्गम होता है, तिब्बत के अंदर, फिर भारत में बहती है और लास्ट में पाकिस्तान बहती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो पहला देश चल रहा है अपना चीन यानी तिब्बत वाला क्षेत्र। तो मानसरोवर झील तिब्बत में उद्गम हुआ, बोखर चू हिमनद नामक स्थान से सिंधु नदी का। सिंधु नदी का तिब्बत में क्या नाम है चाइना के अंदर, तो सिंगी खंबान नदी या शेरमुख नदी। सिंगी खंबान नदी या शेरमुख नदी। फिर ये भारत में प्रवेश करेगी सिंधु नदी, और भारत में कौन से स्थान में प्रवेश करती है, दमचौक नामक स्थान। दमचौक कौन से स्थान पर, दमचौक नामक स्थान पर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ता है। दमचौक नामक स्थान पर जम्मू कश्मीर के अंदर सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर आगे जाती है, फिर पर्वत श्रेणी आती है 5 क्रम आता, वही पूछा गया, काराकोरम, लद्दाख, जोस्पर, पीर पंजाल, धौलाधर। क्रम होता है उत्तर से दक्षिण, पहले 16 वीडियो में बताया भी था। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। तो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच गार्ज के रूप में बहती है, एक तो लद्दाख और जोस्पर। लद्दाख जोस्पर, लद्दाख जोस्पर, लद्दाख जोस्पर, लद्दाख जोस्पर, ये ऊपर है लद्दाख पर्वत श्रेणी और ये जोस्पर पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख जोस्पर पर्वत श्रेणी के बीच बहती हुई जाती है, फिर बहती हुई की, फिर आगे इसके किनारे पर, ये देखो अभी ऐसे आ रही, समझना बात को, ऐसे मैं जा रहा हूं, तो मेरा दायां हाथ कौन सा, दायां ये खाना खाने वाला जिमना हाथ बोलते जिसे हम, ये दायां हाथ, ये बायां हाथ। तो दाएं तट पर, दाएं तट ऊपर वाला हो गया, तो दाएं तट पर एक शहर दिख रहा है, तो एक लेह लद्दाख, कौन सा, तो एक लेह लद्दाख, लेह शहर आ गया। लेह शहर बहुत बार यूपीएससी में पूछा गया कि लेह शहर सिंधु नदी किस तट पर है, तो लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर है, उधर आ रहा है, ऐसे नदी बह रही है, तो इधर वाला दाएं तट है। ठीक है, तो लेह शहर, तो है एक लेह लद्दाख सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, दाएं तट पर राइट साइड में। ठीक है, फिर आगे आती है, फिर ये पाकिस्तान प्रवेश करती है। पाकिस्तान में चिल्लास, कौन से स्थान पर, चिल्लास नामक स्थान में पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्लास नामक स्थान पर पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रवेश करती है। फिर आगे जाती है, इसकी सहायक नदी ऊपर से आती है, काबुल नदी। कहते हैं ना काबुल में क्या गधे नहीं होते क्या, तो काबुल नदी एक सहायक नदी आती है, ऊपर से मिलती है इसमें, ये अटक नामक स्थान पर, कहां पर, अटक नामक स्थान पर दोनों नदियां मिलती है। फिर आगे बहती जाती है सिंधु नदी, बहती जा रही है। फिर कराची नामक शहर आता है इसके किनारे, कराची शहर है, कराची, और आते हुए बाकी सभी नदियां यहां से मिल जाती हैं, और लास्ट में ये अरब सागर में सिंधु नदी गिर जाती है। ये तो होगी सिंधु नदी। अब सिंधु की 5 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 5 के बारे में हम पढ़ेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंधु नदी कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए पहली नदी पढ़ेंगे सहायक नदी झेलम नदी। झेलम नदी कहां से उद्गम होता है, बेरीनाग झील या शेषनाग झील। बेरीनाग झील और शेषनाग झील दोनों हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर है। नाग जहां भी लिखा हुआ नाग लपेटा लवे, वो जम्मू कश्मीर, बेरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग। ठीक है, तो बेरीनाग और अनंत शेषनाग झील, बेरीनाग शेषनाग झील दोनों पास में, वहां से उद्गम होता है इसका झेलम नदी का। कौन सी नदी का, झेलम नदी का। ठीक है, ये कौन सी पर्वत श्रेणी का हिस्सा, तो पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। ध्यान सुनना, 5 पर्वत श्रेणी होती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जोस्पर, पीर पंजाल, धौलाधर। तो देखिए काराकोरम है नहीं, लद्दाख है, जोस्पर है, जोस्पर के नीचे पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, क्रमवार चल रही है अपन। ठीक है, तो बेरीनाग झील या शेषनाग झील जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, वहां पे पीर पंजाल श्रेणी से कहां, कौन सी नदी उद्गम होता है, झेलम नदी का। तो प्रश्न पूछ लेगा, दोनों ऑप्शन साथ नहीं देंगे कि झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है, तो शेषनाग झील या बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो पीर पंजाल श्रेणी। ये पूछा गया कि बेरीनाग या शेषनाग झील कौन सी पर्वत श्रेणी के हिस्सा, तो पीर पंजाल श्रेणी। जियोग्राफी समझना है, खेलना है। देखिए काराकोरम ऊपर ही ऊपर, फिर लद्दाख, फिर जोस्पर, बचा जो पीर पंजाल। क्लियर है, आगे आइए, फिर इसके किनारे एक शहर बसाओ, श्रीनगर। श्रीनगर बहुत बार प्रश्न पूछा गया, झीलों वाला टॉपिक जब कराया था भारतीय जिले, वहां भी मैंने बताया था कि श्रीनगर किस झील के किनारे है, तो कौन सी नदी किनारे, झेलम नदी किनारे। श्रीनगर किस नदी किनारे, झेलम नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे, झेलम नदी के किनारे। तो श्रीनगर है झेलम नदी किनारे। ठीक है, फिर इसमें 2 झीलें हैं, एक तो वुलर झील और एक डल झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है ना, वुलर झील, ये वुलर झील आ गई। फिर आगे डल झील,
डल झील आ गई, वुलर झील, डल झील, इसी के अंदर झेलम नदी के अंदर। फिर झेलम नदी बहती हुई आई, यहाँ से एक नदी, इसकी सहायक नदी मिलती है कृष्णगंगा नदी। कौन सी नदी? कृष्णगंगा नदी, ये भी इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ से कृष्णगंगा परियोजना भी इसके किनारे स्थित है, झेलम नदी किनारे, ठीक है। ये आगे बहती हुई आती है, ये आती है, और यहाँ से फिर इसमें चिनाब नदी मिल जाती है। तो झेलम नदी कंप्लीट है, ठीक है। अब देखिए दूसरी नदी चिनाब नदी। चिनाब नदी दो धाराओं के रूप में उद्गम होता है। चिनाब नदी का दो धाराओं के रूप में उद्गम होता है, एक चंद्रा और एक बागा। चंद्रा और बागा, इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन सी नदी को चंद्रभागा नदी कहते हैं, चंद्रभागा नदी को हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी कहते हैं? तो चिनाब नदी को, ठीक है। तो चिनाब नदी दो धाराओं के रूप में उत्पन्न होती है, जैसे गंगा नदी होती है अलकनंदा भागीरथी, वैसे ये भी है, ठीक है। चंद्रा और बागा, चिनाब नदी दो धाराओं में उत्पन्न होगी, उद्गम होगा चंद्रा और बागा। चंद्रा नदी का उद्गम होगा लोहित घाटी हिमाचल प्रदेश से। चंद्रा नदी का उद्गम कहां से होता है? लोहित घाटी हिमाचल प्रदेश से। और बागा नदी का उद्गम होता है बड़लाचा दर्रे से, हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये भी बड़लाचा दर्रा। बागा नदी का उद्गम कहां से होता है? बड़लाचा दर्रा से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों आगे आती है और बहती हुई है केलांग तांडी नामक स्थान, जो चंपा भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? चंपा। केलांग तांडी नामक स्थान पर चंद्रा और बागा दो नदी धाराएं मिलती हैं, और यहाँ से इसको क्या बोलने लगते हैं? चिनाब नदी कहने लगते हैं, ठीक है। तो चंद्रा नदी का उद्गम कहां से होता है? लोहित घाटी हिमाचल प्रदेश से। और बागा का नदी का उद्गम कहां से होता है? बड़लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से। समझ में आ रहा होगा? दोनों आगे बहती हुई आती हैं और केलांग तांडी नामक स्थान यानी चंपा नामक स्थान पर मिलती हैं, और यहाँ से इसको चिनाब नदी कहने लगते हैं, ठीक है। फिर चिनाब नदी बहती हुई आती है, चिनाब नदी आती बहती हुई आती है, और जंग नामक स्थान पर इसमें मिल जाती है, झेलम नदी के साथ। जंग पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे जाके मिल जाती है। अब चिनाब में भी एक नदी और मिलती है, ये तीसरी, झेलम चिनाब होगी, तीसरी कौन सी? रावी। कौन सी नदी? रावी नदी। ये कौन सी नदी? रावी नदी, लिख दो ये भी, रावी नदी, ठीक है। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। कहां से होता है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से रावी नदी का उद्गम होता है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। यहां से बहती हुई आई और इसके किनारे शहर बसा लाहौर। लाहौर प्रश्न पूछ लेता है, लगदी लाहौर दिया का ना, तो लाहौर शहर कौन से नदी के किनारे हैं? तो रावी नदी किनारे लाहौर शहर, लाहौर शहर रावी नदी के किनारे। फिर इसी के किनारे हड़प्पा सभ्यता भी है। सिंधु नदी किनारे तो मोहनजोदड़ो सभ्यता, मोहनजोदड़ो, और इसके किनारे रावी नदी किनारे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। फिर आगे जाती हैं और ये चिनाब नदी में जाके सराय सिंध नामक स्थान जो पाकिस्तान में, वहां पे जाके मिल जाती है। तो चिनाब नदी में रावी नदी कहां पे मिलती है? सराय सिंध पाकिस्तान नामक स्थान पे मिल जाती है, और आगे चल के जंग पाकिस्तान में ये झेलम नदी से मिल जाती है। तो इसमें मिल गई, ये इसमें मिल गई, तीनों नदियां यहाँ मिल गई, ठीक है। समझने की बात समझो। ये पहली बीच वाली नदी कौन सी? सबसे लंबी नदी। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? चिनाब। कौन सी है? चिनाब, बीच वाली चिनाब। ये ऊपर वाली नदी ये इसमें यहाँ मिली, और ये नीचे वाली नदी इसमें मिली, दोनों मिल गई, और नीचे वाली दोनों आपस में मिल जाएंगे, व्यास और सतलज। इसे याद करना, और धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, एक बार में नहीं आता, थोड़ा पेशेंस रखा करो। देखिए, तो रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। रावी नदी किनारे लाहौर है, शहर है, हड़प्पा सभ्यता है, और दोनों चिनाब और रावी कहां मिलती है? सराय सिंध पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। फिर आगे तीनों नदियां जंग पाकिस्तान नामक स्थान पर मिल जाती है, आगे बहने लगी, ठीक है। अब एक नदी और लेते हैं, सबसे लंबी बढ़िया अलग नदी, जिसका उद्गम भारत से नहीं होता। कौन सी नदी उद्गम भारत से नहीं होता? तो ये सतलज नदी, सतलज नदी। बाकी इसका भारत में उद्गम होता है, लेकिन इसकी सहायक नदी, प्रश्न पूछ ले, सिंधु की कौन सी सहायक नदी जिसका उद्गम भारत से नहीं होता? तो सतलज नदी। झेलम चिनाब रावी व्यास तो है, लेकिन सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं होता। कहां से होता? तिब्बत में, राकसताल झील। कहां से होता? राकसताल झील। तो सतलज नदी पढ़ेंगे पांचवी पहले, फिर इसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं। देखिए, सतलज नदी, राकसताल झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है, राक्षसताल भी लिखा हुआ था, राकसताल की बात है। तो राकसताल झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है, बहती हुई आई, और इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? लोंग चेन खंबाव नदी, लोंग चेन खंबाव नदी। सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? लोंग चेन खंबाव नदी, लोंग चेन खंबाव नदी, लोंग चेन खंबाव नदी, लोंग चेन खंबाव नदी, सतलज नदी को तिब्बत में कहते हैं। फिर आगे फिर भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा से। सिपकिला दर्रा कहां पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। सतलज नदी भारत में प्रवेश कहां से करती है? सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी प्रवेश करती है, ठीक है। फिर इसके आगे इसके दाहिने तट पर एक झील है, गोविंद सागर झील। कौन सी झील? गोविंद सागर झील। सतलज नदी किनारे है, गोविंद सागर झील है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहते हैं, पढ़ा रखा मैंने, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, इसके किनारे एक परियोजना, नाथपा जाखरी परियोजना। सतलज नदी किनारे कौन सी परियोजना? नाथपा जाखरी परियोजना, नाथपा जाखरी परियोजना, ठीक है। फिर इसके आगे दो बांध बनाए हुए पास पास में, एक तो बांगड़ा बांध, एक नांगल बांध, जैसे हम संयुक्त रूप से बोलते हैं बांगड़ा नांगल बांध। नाम सुना सभी ने? बांगड़ा नांगल बांध। देखिए, तो बांगड़ा बांध पहले बांध है इसमें सतलज नदी पर, बांगड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो पहला बांध बांगड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे, फिर आएगा नांगल बांध, ये है रोपड़ पंजाब के अंदर, रोपड़ पंजाब में है नांगल बांध, रोपड़ पंजाब, ठीक है। फिर आगे चलेंगे और यहाँ से ऊपर एक व्यास नदी है, व्यास नदी। व्यास नदी कहां से उद्गम होते हैं? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। व्यास नदी उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। आगे जाती है, व्यास नदी किनारे भी दो बांध है व्यास के अंदर, पोंग बांध और पडोह बांध, पोंग बांध और पडोह बांध। और व्यास नदी आके जाके हरिके बैराज नामक स्थान पर, व्यास और सतलज, सतलज व्यास नदियां मिल जाती है हरिके बैराज नामक स्थान पर, जो पंजाब में पड़ता है।
तो पंजाब के अंदर व्यास सतलज, सतलज व्यास नदियां मिल जाती हैं हर के बैराग नामक स्थान पर, फटरका से बनी, ठीक है। फिर आगे नदियां जाएंगी और मिठनकोट पाकिस्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिठनकोट पाकिस्तान नामक स्थान पर पांचों सिंधु की सहायक नदियां मिलती हैं। मिठनकोट पाकिस्तान नामक स्थान पर पांचों सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, पांचों नदियां कहां पे मिलती हैं? मिठनकोट पाकिस्तान में। अब यहां से थोड़ी दूरी दिख रही है, 45 किलोमीटर लगभग आती है किताबों में, ये दूरी मिलती है। यहाँ पर पांचों नदियां साथ बहती है, यहां से लगाई, पहले अलग अलग थी सभी, लेकिन यहां से ये पांचों नदियां साथ बहेंगी, इसे हम क्या बोलते हैं? पंचनद। क्या बोलते हैं? पंचनद। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी पंचनद नहीं बनाती? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु। तो सिंधु पंचनद नहीं बना, ध्यान रखना। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, याद होना चाहिए। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, पांचों नदियां पंचनद बनाती, सिंधु इसमें शामिल नहीं है, जबकि ये पांचों सिंधु की सहायक नदियां हैं। क्लियर है? ठीक है। तो मिठनकोट पाकिस्तान मिल जाती सभी नदियां, और यहां से ये 45 किलोमीटर लगभग पंचनद बनाती है, और यहाँ पे मिल जाती फिर सिंधु में, मिलने के बाद ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। रिपीट करते हैं पूरा एक बार वापस जल्दी जल्दी। देखिए, सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील तिब्बत के अंदर बोखरचू हिमनद नामक स्थान पर, ठीक है। सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सिंगी खंबान नदी या सेरमुख नदी, ठीक है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है डमचौक जम्मू कश्मीर से, ठीक है। फिर ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, लद्दाख और जोधपुर, लद्दाख और जोधपुर, ठीक है। फिर आगे इसके दाएं तट पर लेह लद्दाख, तो एक लेह लद्दाख शहर है लेह, ठीक है। फिर आगे पाकिस्तान प्रवेश करती है चिल्लास नामक स्थान पर, फिर इसमें ऊपर से काबुल नदी मिल जाती है सहायक नदी, ठीक है, अटक नामक स्थान पर। फिर इसके किनारे कराची शहर है, फिर आगे अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। पहली नदी सहायक झेलम, झेलम नदी बेरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है, उद्गम होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, पीर पंजाल श्रेणी का भाग है जो। फिर ये आगे जाती है, इसके किनारे झेलम नदी किनारे श्रीनगर शहर है। फिर इसमें दो जिले हैं, उलर झील, डल झील, ठीक है। फिर इसकी सहायक नदी है किशनगंगा नदी, जिसके किनारे किशनगंगा परियोजना शुरू की गई झेलम नदी के अंदर, ठीक है, आगे चली जाती है। फिर दूसरी नदी चिनाब नदी, दो धारागुनों में उत्पन्न होती है, चंद्रा और बागा। चंद्रा नदी का उद्गम होता है लोहित घाटी हिमाचल प्रदेश से, बागा नदी का उद्गम होता है बड़दाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से, दोनों मिलती है केलांग तांडी चंबा नामक स्थान पर, केलांग तांडी या चंबा नामक स्थान पर मिलती है। इसके बाद इसका नाम हो जाता है चिनाब नदी, चिनाब नदी आगे जाती है और जंग पाकिस्तान नामक स्थान पर मिल जाती है। तीसरी है रावी नदी, रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। इसके किनारे लाहौर शहर है, रावी नदी किनारे हड़प्पा सभ्यता है, और सराय सिंध नामक स्थान पर ये चिनाब नदी में मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर। वो तीनों जंग पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है। तो पहली भी सबसे लंबी नदी, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब, कौन सी? चिनाब। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब, चिनाब में आगे मिल जाती है ऊपर वाली, नीचे वाली दोनों मिल गई, झेलम, चिनाब, रावी तीनों मिल गई, और नीचे की जो बची ये व्यास इसमें मिल गई सतलज में, पांचों जाके मिल जाती है मिठनकोट पाकिस्तान में। तीन तो क्लियर होगी, वापिस चौथी पढ़ते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। देखिए सतलज, सतलज नदी का उद्गम होता है राजस्थान झील तिब्बत से, सतलज को तिब्बत में क्या बोलते हैं? लॉन्ग चेन खंबाव नदी, लॉन्ग चेन खंबाव नदी, लॉन्ग चेन खंबाव नदी। फिर ये भारत में प्रवेश करती है सिट किला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सिट किला दर्रा से। फिर इसके दाएं तट पर एक झील है गोविंद सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। फिर सतलज नदी के किनारे नाथपा जागरी परियोजना स्थित है, ठीक है। फिर इसमें दो बांध बनाए गए, बागड़ा बांध, नांगल बांध। बागड़ा बांध है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर, नांगल बांध है रोपड़ पंजाब के अंदर, ठीक है। फिर हर के बैराग नामक स्थान पर इसमें व्यास नदी मिल जाती है। व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। इसमें दो बांध है, पोंग बांध, पडोह बांध, पोंग बांध, पडोह बांध, व्यास नदी मिल जाती है हर के बैराग नामक स्थान पर पंजाब में, ठीक है। फिर पांचों मिल जाती है मिठनकोट पाकिस्तान में, फिर 45 किलोमीटर पंचनद बनाती है। पंचनद में पांचों नदियां शामिल है, सिंधु नदी इसमें शामिल नहीं है। पूरे मैप के साथ मैंने आपको बता दिया, ऐसा आपको बहुत ही कम मैटर मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम एक एक नदी के बारे में विथ नोट्स में आपको लिखा दूंगा, सिंधु नदी कंप्लीट हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। सिंधु नदी के बारे में देखिए, सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील तिब्बत के निकट बोखरचू हिमनद या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। कुछ किताबें बोखरचू हिमनद बताती है, लेकिन कुछ किताबों में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसलिए मैं दोनों लिखा देता हूं, वरना ज्यादातर यही लिखा हुआ मिलता है बोखरचू हिमनद। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील तिब्बत के निकट बोखरचू हिमनद या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ओके। चीन, भारत, पाकिस्तान प्रभावित है, यानी तीन देशों में, चीन, भारत और पाकिस्तान में, ठीक है। तिब्बत में इसका नाम क्या है? सिंगी खंबान या शेरमुख नदी। सिंधु नदी का तिब्बत में नाम क्या है, तिब्बत चाइना में नाम क्या है इसका? तो सिंगी खंबान या शेरमुख नदी, सिंगी खंबान या शेरमुख नदी। सिंधु नदी का तिब्बत में नाम क्या है? सिंगी खंबान या शेरमुख नदी, सिंगी खंबान या शेरमुख नदी, ओके। भारत में प्रवेश कहां से करती है? दमचौक, जम्मू कश्मीर की जगह है, तो दमचौक के अंदर प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश कहां से करती है सिंधु नदी? दमचौक, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लद्दाख व जोधपुर श्रेणियों के बीच से निकलती हुई मुंजी नामक स्थान पर गार्ज बनाती, क्या बनाती? गार्ज बनाते हुए नदी निकलती है, ठीक है। भारत में लेह व कारगिल से प्रवाहित होते हुए चिल्लास से पाकिस्तान प्रवेश करती है, पाकिस्तान प्रवेश कहां से करती है? चिल्लास से, ठीक है। फिर
कराची के पास से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो भारत में लेह व कारगिल से प्रवाहित होते हुए चिल्लास से पाकिस्तान प्रवेश करती है और फिर कराची के पास से बहते हुए अरब सागर के अंदर जाकर गिर जाती है। ठीक है, भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, यानी राइट साइड के अंदर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कौन सा शहर? लेह शहर। ठीक है, सिंधु भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 यानी 2880 किलोमीटर। 2880 ऐसे याद करना, 2880 यानी 2880 किलोमीटर। भारत में लंबाई कितनी है सिंधु नदी की? तो 1114 किलोमीटर। कुछ किताबों में 750 ऐसा लिखा हुआ आता है, अलग अलग है, परीक्षा में नहीं पूछेंगे लंबाई आपसे। ठीक है, वरना सिंधु की कुल लंबाई यही है 2880 यानी 2880 किलोमीटर। 2880 ऐसे याद करना, 2880 2880 किलोमीटर। भारत में लंबाई है 1114 किलोमीटर यानी 1114 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु जल समझौता। अब देखिए सभी नदियां भारत से होकर गुजर रही हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो भारत से अपना अधिकार कर सकता था उस पर, तो इसको विवाद हो गया था भारत पाकिस्तान के बीच। तो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। कब? 1960 में, 1960 यानी 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण जवाहरलाल नेहरू व अयूब अली खां के बीच समझौता हुआ। इसके अनुसार तीन पश्चिमी नदियां प्रॉपरली सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, तीन पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम, चिनाब का उपयोग तो पाकिस्तान करेगा, और तीन पूर्वी नदी रावी, व्यास, सतलज का उपयोग भारत करेगा, है ना। और भी डिटेल में जाना चाहें तो तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब की 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% का उपयोग भारत करेगा, है ना। तो ज्यादातर तो पाकिस्तान करेगा, 20% भारत ही करेगा। ठीक है, वरना क्योंकि मुख्य नदी ये पाकिस्तान की, भारत में इतना नहीं है इनका प्रवाह। ठीक है, तो सिंधु जल समझौता 1960, सिंधु जल समझौता 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब अली के बीच समझौता हुआ। इसके अनुसार तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का उपयोग तो पाकिस्तान करेगा, सिंधु, झेलम, चिनाब का। बाकी रावी, व्यास, सतलज यानी तीन पूर्वी नदियों रावी, व्यास, सतलज का उपयोग भारत करेगा। ठीक है, ओके। सहायक नदियां बात कर ले तो बाई तरफ से मुख्यतः यही है, बाई तरफ से दक्षिण की ओर से कौन सी नदियां मिलती है बाई तरफ से? तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। क्रम याद होना चाहिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ओके, ये पांचों नदियां पंचनद बनाती है। क्या बनाती? पंचनद बनाते हुए सिंधु से नदी से मिठनकोट पाकिस्तान में मिलती है। कहां से मिलती है? मिठनकोट पाकिस्तान में पंचनद बनाते हुए पांचों नदियां सिंधु नदी से मिलती है। ठीक है, दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची और बहुत सारी है, काम की नहीं पूछेंगे प्रश्न। तो श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची आदि। ठीक है, ये नदियां सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कहां से निकलती हैं? सुलेमान पर्वत श्रेणी से, जो भी हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, रिपीट करते हैं पूरा। सिंधु नदी उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील, तिब्बत के निकट बोकरचो हिमनद नदियां चेमायुंगडू ग्लेशियर से। चीन, भारत, पाकिस्तान तीन देशों में प्रवाहित होती है। तिब्बत में इसका नाम है सिंगी खम्बान खान या शेरमुख नदी, सिंगी खम्बान या शेरमुख नदी। ठीक है, भारत में प्रवेश कहां से करती है? दमचौक, जम्मू कश्मीर से। लद्दाख और जोशीपुर श्रेणियों के बीच से निकलती हुई मुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी गार्ज बनाती है। भारत में लेह व कारगिल से प्रवाहित होते हुए चिल्लास से पाकिस्तान प्रवेश करती है और कराची पास से बहते हुए अरब सागर के अंदर जाकर गिर जाती है। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, राइट साइड में। ठीक है, सिंधु भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? सिंधु। कुल लंबाई कितनी है? 2880। ठीक है, और भारत में लंबाई है 1114 यानी 1114 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब अली के बीच हुआ था, जिसमें तीन पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब, रावी का उपयोग तो पाकिस्तान करेगा और तीन पूर्वी नदियों व्यास, झेलम, चिनाब हो गया, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब का उपयोग पाकिस्तान करेगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, और रावी, व्यास, सतलज का उपयोग भारत करेगा। ठीक है, तो तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का उपयोग तो पाकिस्तान करेगा और रावी, व्यास, सतलज का उपयोग भारत करेगा। ठीक है, सहायक नदियां बाईं ओर से यानी दक्षिण ओर से मिलने वाली झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, ये पांचों नदियां पंचनद बनाते हुए सिंधु नदी से मिठनकोट पाकिस्तान में मिलती है। कहां पे मिलती है? मिठनकोट पाकिस्तान में। ठीक है, और दाईं तरफ से श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची आदि। ठीक है, ये नदियां सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसकी सहायक नदियां पढ़ते हैं। सिंधु की सहायक नदियां पहली है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम होता है बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर से। बेरीनाग बोलो चाहे शेषनाग बोलो, एक ही बात। तो उद्गम बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर से, जो पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा। कौन सी श्रेणी का? पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा। ठीक है, झेलम नदी पर वूलर झील व डल झील स्थित है। झेलम नदी पर वूलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है, कौन सी? वूलर झील व डल झील स्थित है। और श्रीनगर झेलम नदी किनारे है। श्रीनगर कौन सी नदी किनारे? झेलम नदी के किनारे हैं। पाकिस्तान के जंग में चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है, पाकिस्तानी जंग में चिनाब नदी जाकर मिल जाती है झेलम
नदी, ठीक है। किशनगंगा परियोजना व तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। किशनगंगा परियोजना व तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर ही स्थित है, ठीक है। झेलम नदी के किनारे निशांत व शालीमार बाग स्थित है। झेलम नदी के किनारे निशांत व शालीमार बाग स्थित, जो जहांगीर ने बनवाए थे, ठीक है। झेलम घाटी में करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। एक बार यूपीएससी पूछा गया था करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं कहां पाई जाती है, तो झेलम नदी में, झेलम घाटी में, ठीक है। तो झेलम घाटी में करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती है। झेलम घाटी में करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। सिंधु व झेलम के बीच सिंध सागर दोआब है। सिंधु व झेलम के बीच कौन सा दोआब है? सिंध सागर दोआब। किससे याद करेंगे? सिंध यानी सिंधु, और सिंधु के नीचे पहली साइड नदी झेलम, तो सिंधु और झेलम के बीच सिंध सागर दोआब है, ठीक है। दूसरी साइड नदी चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम दो धाराओं के रूप में होता है। पहला उद्गम होता है लोहित घाटी हिमाचल प्रदेश से चंद्रा नामक धारा से, दूसरा बड़लाचा दर्रे हिमाचल प्रदेश से पागा नामक धारा से, ठीक है। पहला उद्गम कहां से होता है? लोहित घाटी हिमाचल प्रदेश में चंद्रा नामक धारा से, दूसरा होता है बड़लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से पागा नामक धारा से। हिमाचल प्रदेश में इसलिए इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों धाराएं केलांग तांडी यानी चंपा नामक स्थान पर मिलती है। ये दोनों धाराएं कहां मिलती है? केलांग तांडी यानी चंपा नामक स्थान पर मिलती है, जहां से इसका नाम चिनाब हो जाता है, ठीक है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, जिस पर बगलिहार, दुलहस्ती व सलाल परियोजना चलाई जा रही है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिस पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजना चल रही है, ठीक है। झेलम और चिनाब के बीच चाज दोआब है। झेलम और चिनाब के बीच कौन सा दोआब है? चाज दोआब। चाज यानी जैसे चिनाब और जैसे झेलम, तो झेलम चिनाब के बीच चाज दोआब है, ठीक है। तीसरी नदी है रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी का उद्गम कहां से होता है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है। और रावी और चिनाब के बीच रचना दोआब है। रावी और चिनाब के बीच कौन सा दोआब है? रचना दोआब है। वैसे तो रावी और जैसे चिनाब, तो रावी चिनाब के बीच रचना दोआब है। वापस रिपीट करते हैं। सिंधु की सारी नदियां, पहली झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम होता है बेरनाग झील या शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से, जो कि पीर पंजाल श्रेणी का हिस्सा है। पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। झेलम नदी पर वुलर झील और डल झील स्थित है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है, वुलर झील, ठीक है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। पाकिस्तान के जंग में चिनाब नदी से जाकर मिल जाती है झेलम नदी। किशनगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर चल रही है। झेलम नदी के किनारे निशांत और शालीमार बाग है, जो जहांगीर ने बनवाए थे, ठीक है। झेलम घाटी में करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। सिंधु और झेलम के बीच सिंध सागर दोआब है। सिंधु झेलम के बीच सिंध सागर दोआब है, सिंध से सिंधु, ठीक है। दूसरी नदी चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम दो धाराओं के रूप में होता है। पहला उद्गम लोहित घाटी हिमाचल प्रदेश से चंद्रा नामक धारा से, दूसरा बड़लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से बागा नामक धारा से। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों धाराएं केलांग तांडी यानी चंपा नामक स्थान पर, केलांग तांडी यानी चंपा नामक, केलांग तांडी यानी चंपा नामक स्थान पर मिलती हैं, जहां से इसका नाम चिनाब हो जाता है, ठीक है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिस पर बगलिहार, दुलहस्ती व सलाल परियोजना चल रही है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिस पर बगलिहार, दुलहस्ती व सलाल परियोजना चल रही है। झेलम व चिनाब के बीच चाज दोआब है। झेलम व चिनाब नदी के बीच चाज दोआब, कैसे? जैसे चिनाब और जैसे झेलम, तो झेलम और चिनाब के बीच चाज दोआब है, ठीक है। रावी नदी। रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से होकर बहती है, और रावी और चिनाब के बीच रचना दोआब है। जैसे रावी और जैसे चिनाब, तो रावी चिनाब के बीच रचना दोआब है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की सहायक नदियां पढ़ते हैं। देखिए व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? व्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। इसकी घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। रावी और व्यास नदी घाटी क्या बोलते हैं? कुल्लू घाटी कहते हैं, ठीक है। व्यास नदी सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती, यानी भारत में इसका अंत हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यास नदी सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है। कौन सी? व्यास नदी है, जो पाकिस्तान में नहीं जाती, यानी भारत में इसका अंत हो जाता है। कौन सी नदी का? व्यास नदी का, ठीक है। रावी और व्यास के बीच बारी दोआब है। कौन सा दोआब है? बारी दोआब रावी व्यास के बीच। वैसे तो व्यास याद कर लो और ऐसे रावी, तो रावी और व्यास नदी के बीच बारी दोआब है, ठीक है। व्यास नदी सतलज नदी में कपूरथला के निकट हरिके बैराज में मिलती है। व्यास नदी सतलज नदी में कहां पे मिलती है? कपूरथला के निकट हरिके बैराज में मिलती है, ठीक है। पांचवी है सतलज नदी, अंतिम। सतलज नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील तिब्बत के पास रकसताल से। कहां से होता है? रकसताल, यानी सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम भारत से नहीं होता। कौन सी है? सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं होता, यानी तिब्बत एंड चाइना में होता है, राकसताल झील से, ठीक है। तो मानसरोवर झील के पास राकसताल झील से इसका उद्गम होता है, तिब्बत में, ठीक है। सतलज नदी को उद्गम स्थल पर लॉन्ग चेन खंबाव नदी कहते हैं। सतलज नदी को उद्गम स्थल पर क्या कहते हैं? लॉन्ग चेन खंबाव
खंबाव नदी, लॉन्ग चेन खंबाव नदी कहते हैं, लॉन्ग चेन खंबाव नदी कहते हैं। भारत में प्रवेश कहां से करती है? सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश से, सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश से सतलज नदी प्रवेश करती है भारत में सिपकिल्ला दर्रा से, ठीक है। सतलज नदी पर 4 बांध बनाए गए, इंपोर्टेंट है। पहला बागड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, पहला बांध कौन सा? बागड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। दूसरा बांध नांगल बांध जो रोपड़ पंजाब में, तो संयुक्त रूप से बागड़ा नांगल बांध बोलते हैं इसको, ठीक है। पहला बांध बागड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, दूसरा नांगल बांध रोपड़ पंजाब के अंदर, तीसरा बांध हरिके बैराज बांध जो पंजाब के अंदर है, सतलज व्यास नदी के संगम पर। हरिके बैराज बांध कहां है? पंजाब राज्य के अंदर है, जो सतलज व्यास नदी के संगम पर है। और चौथा है सरहिंद बांध, कौन सा? सरहिंद बांध, ठीक है। हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। सतलज की मुख्य सहायक नदी कौन सी? स्पीति। पूछा गया नाम है कि स्पीति किसकी सहायक नदी है? सतलज की, सतलज की सहायक नदी कौन सी? स्पीति, स्पीति। और सतलज नदी किनारे कौन से शहर है? बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश में, रोपड़ जो पंजाब में, लुधियाना पंजाब में और फिरोजपुर भी पंजाब में। तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, रोपड़ पंजाब, लुधियाना पंजाब और फिरोजपुर पंजाब। देखिए इसके किनारे एक झील भी है, गोविंद सागर झील। कौन सी झील? गोविंद सागर झील, जो यूपी के अंदर है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना, इसके किनारे, सतलज के किनारे, बता रखा मैंने पहले। तो देखिए व्यास नदी, रिपीट करते हैं, व्यास नदी उद्गम स्थल व्यास कुंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। इसकी घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। व्यास नदी सिंधु की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, यानी भारत में जिसका अंत होता है कौन सी नदी? व्यास नदी। रावी और व्यास के बीच बारी दोआब है, रैसे रावी और वैसे व्यास, तो रावी व्यास के बीच बारी दोआब है। व्यास नदी सतलज नदी में कपूरथला के निकट हरिके बैराज में मिलती है, ठीक है। पांचवी नदी सतलज नदी, सतलज नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास, राकस से, तिब्बत के अंदर, ठीक है। इसे उद्गम स्थल पर लॉन्ग चेन खंबाव नदी कहते हैं, इसे उद्गम स्थल पर लॉन्ग चेन खंबाव नदी कहते हैं। भारत में प्रवेश करती है सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी भारत में प्रवेश कहां से करती है? सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। सतलज नदी पर 4 बांध मुख्य है। पहला बांध बागड़ा बांध जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, दूसरा बांध नांगल बांध जो रोपड़ पंजाब में है, तीसरा बांध हरिके बैराज बांध जो पंजाब में है सतलज व्यास के संगम पर, और चौथा है सरहिंद बांध, ठीक है। हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जिसे राजस्थान भी लाभान्वित है, सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। और सतलज की मुख्य सहायक नदी स्पीति, और सतलज नदी किनारे शहर कौन से? बिलासपुर जो हिमाचल प्रदेश में, रोपड़ जो पंजाब में, लुधियाना पंजाब में और फिरोजपुर भी पंजाब में। और इसके किनारे झील है गोविंद सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, ठीक है। ये सिंधु नदी मैंने पूरा आपको विस्तार के साथ बताने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा आप जरूर देखना, पूरा वीडियो देखना, नोट जरूर बनाना और अपने साथियों को भी आप शेयर करना। इसके बाद गंगा नदी वगैरह सब नदियां में पढ़ूंगा, गंगा ब्रह्मपुत्र प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हम बढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।